मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का इतिहास का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। पहला चैप्टर है इसमें यूरोप का राष्ट्रवाद। इसका हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करने का भी प्रयास करेंगे, साथ साथ याद करने का भी प्रयास करेंगे और याद करवाने का भी प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं यूरोप के राष्ट्रवाद, क्लास 10th के लिए है। तो क्वेश्चन है इसमें 1871 में कौन सी संधि हुई थी। आपके पास है चार ऑप्शन: फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कौन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? फ्रैंकफर्ट की संधि होगा। फिर दूसरा नंबर क्या है? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में शासक किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो ये क्वेश्चन का आंसर बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। आप लोग बताइए, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो इसका आंसर होगा बिस्मार्क। कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। फिर वही क्वेश्चन देख लीजिए, ऊपर वाला क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ 1871 है, तो यहाँ कितना होगा? 1871, डी नंबर। ठीक है बच्चों। फिर हम लोग देखते हैं 5 का, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो पूछा क्या जा रहा है, इटली का एकीकरण जो हुआ इसमें से कौन सम्मिलित नहीं था। तो पहला ऑप्शन है बिस्मार्क, दूसरा है मैजनी, तीसरा है काबुर जिसका नाम है काउंट काबुर, चौथा है गैरीबाल्टी। तो इसका बच्चों आंसर होगा बिस्मार्क। क्या आंसर होगा? बिस्मार्क। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। जब इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध निम्न में से कौन था, इसका विरुद्ध कौन था, कौन सा देश था, यह पूछ रहा है। तो इसका आंसर बच्चों होगा ऑस्ट्रिया। क्यों? इंग्लैंड नहीं था, रूस नहीं था, प्रूसिया नहीं था, तो कौन था? ऑस्ट्रिया। इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा? 3 बच्चों। फिर इसका 7 नंबर देखते हैं हम लोग, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। क्वेश्चन पुनः आप लोग पढ़िए, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो इसका वास्तुकार कौन था? तो ऑप्शन क्या इसमें है? मैजनी, दूसरा गैरीबाल्टी, तीसरा लेनिन, बिस्मार्क। तो याद रखिए, हम लोग बिस्मार्क को ही वास्तुकार कहते हैं। किसका? जर्मनी का। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं 8। फिर वही देख ली, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी, माने सिग्नेचर कब हुआ था? 1871। ये तो आप लोग 3 क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं। फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, काउंट काबुर को विक्टर एमुनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ये तो आप लोगों को याद होगा, प्रधानमंत्री पद। तो क्या है? प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन है सेनापति, फ्रांस का राजदूत, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो किसको क्या दिया था? प्रधानमंत्री। फिर इसका 10 नंबर आप लोग देख लीजिए, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। माने इसका प्रतिपादन, रक्त एवं लोह की नीति। तो ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा बिस्मार्क। मैजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम। तो इसका आंसर होगा बिस्मार्क बच्चों। फिर आगे, यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या क्या है? तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? तुर्की। तो ऑप्शन नंबर ए, किसको कहा जाता है? तुर्की। तो आप लोग देखिए 12, यंग यूरोप का संस्थापक कौन है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन क्या है? मैजनी, गैरीबाल्टी, विक्टर इमानुअल, मुसोलिनी। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा मैजनी।
अब फिर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान शासक थे, तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो ऑप्शन है मैसूर, शिमला, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर, ऑप्शन है हाँ मैसूर। फिर 14 नंबर देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये पूछा भी गया है, ठीक है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ है? 2018 का सिम पूछा, हाँ 2018 में पूछा गया था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो इसका आंसर होना चाहिए किस सेडोन का युद्ध के बाद। तो क्रीमिया का युद्ध है ऑप्शन, सेडोवा का युद्ध है, परसा का युद्ध, सेडोन का युद्ध। तो ऑप्शन में इसका क्या होगा बच्चों? डी नंबर। फिर देखिए, गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? ये तो बच्चों को याद है, क्या था इसका? तो नाविक, कन्फर्म। इसका क्या होगा बच्चों? नाविक। फिर देखिए, राइन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो क्या क्वेश्चन है, राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? पहला ऑप्शन क्या है? ए नंबर, राइन राज्य का निर्माण लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। तो इसका आंसर होना चाहिए नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। फिर 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सन 1870 में फ्रांस और परसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? क्या है? सन 1870 में फ्रांस और परसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन, सेडोवा, साइडाइन, फ्रैंकफर्ट। तो इसका आंसर हुआ था, कहाँ हुआ था बच्चों? सेडोन में। फिर हम लोग चलते हैं 18 की ओर, इटली के एकीकरण निम्न में से किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान दिया था, मैंने किया था? तो ऑप्शन आपका है मैजनी, उसके बाद ऑप्शन है गैरीबाल्टी, तीसरा ऑप्शन है काउंट काबूर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। फिर हम लोग आगे चलते हैं, वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1815, 1848, 1870, 1871। तो बच्चों इसका आंसर 1815 होना चाहिए, 1815। उसके बाद जिलवेरिन संबंधित है, तो जिलवेरिन किस संस्था से संबंधित है? ये पूछ रहा है बच्चों 20 नंबर का। तो पहला ऑप्शन है क्रांतिकारी, दूसरा ऑप्शन है व्यापारी, तीसरा ऑप्शन है विद्वान, चौथा ऑप्शन है पादरियों। तो बच्चों 5 सेकंड का टाइम है, बताइए इसका आंसर कौन होगा? चलिए इसका आंसर होगा बी, क्या होगा? व्यापारियों। और अंतिम क्वेश्चन, यूरोप के राष्ट्रवाद चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, जनेवा संधि कब हुआ? जनेवा संधि कब हुई? तो आपका ऑप्शन है 1954, 1952, 1950, 1985। तो इसका आंसर होगा ए 1954। अब हम लोग चलते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर की ओर, हम लोग टिक मार देते हैं, इसका आप लोग आंसर देख लीजिएगा। पहला क्या है? वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। चलिए ये 2021 में पूछा गया था, ये संभावना नहीं है अगली बार पूछने का। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 याद कर लीजिएगा, VVI है। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? ये बच्चों बार बार पूछा जाता है, देखिए 2013, 2020, 2019 3 बार पूछा गया है। फिर चौथा, मैजनी कौन था? ये आप लोग याद कर लीजिएगा, मैजनी कौन था। फिर इसका चौथा ऑप्शन क्वेश्चन क्या है? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? ये भी बार बार पूछा गया था, इसको छोड़ दीजिए आप, ये याद कर लीजिएगा। गैरीबाल्टी के कार्यों का चर्चा करें, ठीक है बच्चों। फिर अगला देखिए, जर्मनी इटली के एकीकरण में मैजनी का क्या योगदान था? ये भी बच्चों VVI क्वेश्चन है। फिर जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? ये तो आप लोग याद कर ही लीजिएगा। फिर हम लोग दीर्घ क्वेश्चन की ओर देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन? दीर्घ क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट
के योगदानों की विवेचना करें। तो एक यूरोप का याद कर लीजिएगा, एक फ्रांस का याद कर लीजिएगा, एक इटली का याद कर लीजिएगा। तो इसमें से हम मार देते हैं आप लोगों को 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। इतना ही क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में अध्याय 2 का देख लेते हैं क्या है। अध्याय 2 है समाजवाद और साम्यवाद। तो अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।